हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी फायर क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, कल मैं मौलिक अधिकार के बारे में लेक्चर लिया था, तो मैं बताया था कि 6 प्रकार के मौलिक अधिकार यानी 7 प्रकार के टोटल थे, लेकिन मैंने कहा था एक को निकाल दिया गया तो 6 ही बचे हैं। उन 6 में से मैंने 2 मौलिक अधिकार को पढ़ाया था। वो 2 मौलिक अधिकार कौन कौन से थे? तो पहला था समता या समानता का अधिकार और दूसरा था स्वतंत्रता का अधिकार। अब आगे उसके हम बात करेंगे कि अब कौन से अधिकार हैं। तो आप देखेंगे तो तीसरा जो है वह शोषण के विरुद्ध अधिकार है। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा कि शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी हम तीसरे अधिकार की बात कर रहे हैं, जो कि अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में उल्लेख है उसका। किसका? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार का। तो बात करते हैं, इसमें 23 से 24 अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 23 में क्या कहा गया है इसकी चर्चा हम करते हैं। तो अनुच्छेद 23 कहता है कि मानव के दुर्व्यवहार और बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध। इसका मतलब क्या है? आप किसी से जबरदस्ती काम नहीं करा सकते, खरीद फरोख्त जो होता है वह नहीं कर सकते, यानी मजदूरों का या मानव का खरीद फरोख्त। इसके बाद बंधुआ मजदूरी यानी जबरदस्ती काम कराना, ये क्या है? प्रतिबंधित है। किसके अकॉर्डिंग? आर्टिकल 23 के अकॉर्डिंग। समझ रहे हैं बात को? लेकिन यहाँ एक अपवाद है दोस्तों, जरूरत पड़ने पर राष्ट्र की सेवा के लिए आपको बाध्य किया जा सकता है। क्यों मैं कह रहा हूँ? क्योंकि आप जानते हैं इस समय महामारी चल रही है। अब नर्सों और डॉक्टरों की बहुत जरूरी थी, क्योंकि पेंडेमिक था, तो कोरोना इतने बड़े पैमाने पे फैला हुआ है। तो इसमें अगर ये बात नहीं लिखी रहती हमारे संविधान में कि जरूरत पड़ने पर आपको देश के लिए यानी राष्ट्र के लिए बाध्य किया जा सकता है, तो हर किसी को अपने जान की माया है, छोड़ घर में बैठ जाता, तो पूरा देश जो है इस महामारी में खत्म हो जाता। इसलिए इस बात को भी ध्यान रखने कि मानव के दुर्व्यवहार और बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध तो है, लेकिन जरूरत पड़ने पर देश के लिए यानी राष्ट्र के लिए आपको बाध्य किया जा सकता है। जिस तरह से इस समय हमारे नर्स डॉक्टर लोग काफ़ी मदद किए। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आर्टिकल 24 की यानी अनुच्छेद 24 की। जब 24 की बात करते हैं तो बाल नियोजन पर प्रतिबंध है यानी रोक है। इसका मतलब क्या है जरा समझिए। 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखाने, खानों का मतलब माइन, जहां से कोयला वगैरह निकलते हैं, खानों आदि स्थानों पर जोखिम भरा कोई काम अगर है तो वहां प्रतिबंध है उनको। कहने का मतलब कि 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखानों में, खानों में या अन्य जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता, यह दंडनीय अपराध है। तो इस बात को किस आर्टिकल में डिफाइन किया गया है या किस आर्टिकल में उल्लेख है? तो आप कहेंगे अनुच्छेद 24 में। ठीक है, तो ये 2 बहुत महत्वपूर्ण है, अनुच्छेद जो है 23 और इसके बाद अनुच्छेद 24। ठीक है, इन चीज़ों को आप याद रखें। अब आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तीसरा हमने कहा था, पहला समता का अधिकार, दूसरा फिर पढ़ा स्वतंत्रता का अधिकार। अब तीसरे पर हमने आया तो शोषण के विरुद्ध अधिकार पढ़ लिया। अब चौथे की बात करते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात करते हैं तो अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में इसका उल्लेख है। किसका? धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का। अब बात करते हैं आगे कि आर्टिकल 25, क्योंकि 25 से 28 है, तो आर्टिकल 25 में क्या कहा गया यानी अनुच्छेद 25 में क्या कहा गया है? तो अंतःकरण की धार्मिक रीति रिवाज मनाने की और धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। बस इसका मैंने इसलिए एक्सप्लेनेशन नहीं लिखा, इतना में ही आप समझ जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। इसमें यह है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं और उस धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। यह बात किस अनुच्छेद में कही गई है? तो कहेंगे अनुच्छेद 25। समझ रहे हैं? आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, आपको इस चीज़ की स्वतंत्रता है। यह कौन आर्टिकल हमें स्वतंत्रता देता है? तो आप कहेंगे 25। अब आ जाइए आर्टिकल 26 यानी 26 की बात करते हैं, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता।
अब देखिए, आपसे इतना ही पेपर में आएगा कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता का जिक्र किस अनुच्छेद में है, तो आप कहेंगे 26। लेकिन इसके अंतर्गत थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है, तो इसको आप पढ़ लीजिए। क्या है? इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना, कानूनी रूप से धार्मिक संपत्ति का अर्जन, स्वामित्व व प्रशासन करने का अधिकार। देखिए, प्रशासन करने का अधिकार का मतलब होता है वो देख रेख कर सकता है। अब देखिए, धार्मिक संपत्ति का मतलब क्या है? धार्मिक संपत्ति समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए मंदिर मस्जिद के लिए ये सब जो संपत्ति इकट्ठा होती है उसका यहाँ जिक्र है, ठीक है। तो धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना भी आप कर सकते हैं। किसी धर्म के लिए अगर कोई संस्था आप स्थापना करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उस पर आप प्रशासन भी कर सकते हैं, उसका देख रेख भी कर सकते हैं, उसका स्वामित्व आप यानी अर्जन और स्वामित्व, ये सारी जिम्मेदारी जो है आप उठा सकते हैं। किस आर्टिकल के तहत? 26 के तहत, ठीक है। अब आगे बात करते हैं 27 का। तो अनुच्छेद जो 27 है यानी 27 जो है वह क्या कहता है? धार्मिक कार्य के लिए धन का जो धन होगा वो कर मुक्त होगा। आपने देखा होगा कि जो मंदिर है, मस्जिद है या अदर ऐसे बहुत सारी संस्था होती है, खास करके मंदिरों में आप देखेंगे तो बहुत धन जो है इकट्ठा हो जाता है और वह धन मर्जी जितना इकट्ठा हो जाए लेकिन वह कर मुक्त है, उस पर कोई टैक्स सरकार नहीं लगा सकती। हाँ, वो अपनी इच्छा से चाहें तो देश हित में दान कर सकते हैं, ये सारी कर सकते हैं, लेकिन ये इनका जो धन है, जो धार्मिक कार्य के लिए धन इकट्ठा हुआ है वह टैक्स फ्री है यानी कर मुक्त है। तो आपको सिर्फ इतना ही रखना है कि धार्मिक कार्य के लिए धन कर मुक्त होगा। इसकी बात किस आर्टिकल में कही गई है? तो आप कहेंगे 27 में। इस बात को आप ध्यान रखें। तो दोस्तों, मैंने बताया पहला समता का, दूसरा स्वतंत्रता का, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब वो अधिकार में मैंने 25 से 28 था तो मैंने 26 और 27 बता दिया। अब आते हैं 28 पे यानी आर्टिकल 28 पे। तो आर्टिकल 28 में क्या है? सरकारी खर्च से चलने वाले संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। इस बात को आप ध्यान से समझें कि जो सरकारी खर्च से चलने वाले संस्था हैं जितने भी, है ना, उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। कहने का मतलब, मान लीजिए कोई स्कूल है सरकारी, वो चल रहा है। अब उस सरकारी स्कूल में कोई विशेष धर्म के लोगों को शिक्षा नहीं दी जा सकती। क्यों? क्योंकि ये विरोध कौन कर रहा है? हमारा आर्टिकल 28 कर रहा है कि सरकारी खर्च से चलने वाले संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, यानी किसी विशेष वर्ग या किसी विशेष धर्म के लिए प्रार्थना या कोई ऐसा तरीका जिसमें कि ये लग रहा हो कि नहीं विशेष धर्म की बात की जा रही हो, तो ऐसा प्रतिबंधित है यह आर्टिकल 28 के तहत। तो दोस्तों, पांचवा की बात करते हैं। पांचवी स्वतंत्रता क्या है? तो संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार हमें मिले हैं। संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार क्या हैं, जरा इसके बारे में आप जानें। ये आर्टिकल 29 से 30 तक जिक्र है, यानी संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार का जिक्र कितने से कितने आर्टिकल तक है? तो 29 से लेकर के 30 के बीच में है। अब बात करते हैं आर्टिकल 29 का। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 29 जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 29 कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, यानी 29 इसको याद रखने हैं। ये क्या कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण की बात करता है। जो अल्पसंख्यक है, आप जानते हैं टोटल 6 ऐसे समुदाय हैं जिन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा मिला हुआ है, जिसमें आप देखेंगे तो मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं। इन लोगों को मिला हुआ है क्या? अल्पसंख्यक का दर्जा मिला हुआ है। तो आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यक वर्ग, जितने भी अल्पसंख्यक वर्ग हैं, उनके संरक्षण की बात कही गई है। इसके अंतर्गत कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपनी संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति, धर्म के आधार पर उसे किसी भी शैक्षिक संस्था में प्रवेश करने से नहीं रोका जा सकता। समझ रहे हैं? वो अपने रीति रिवाज को मान सकता है, अपनी संस्कृति को मान सकता है, अपनी जो उसकी संस्कृति है उसे सुरक्षित रख सकता है, उसको अधिकार है। तो किस आर्टिकल के तहत? तो आप कहेंगे 29 के तहत।
ठीक है, तो बस आपको क्या याद रखना है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण का जिक्र किस अनुच्छेद या किस आर्टिकल में है, तो आप कहेंगे 29 में है। बस ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देने की बात है। आगे आइए, अब बात करते हैं आर्टिकल 30 यानी अनुच्छेद 30 की बात करते हैं। तो अनुच्छेद जो 30 है ये कह रहा है कि अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार, फिर प्रशासन मतलब एक तरह से चलाने का अधिकार उनको है। तो अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी शिक्षा संस्थानों की स्थापना, यानी अल्पसंख्यक वर्ग जितने हैं चाहे तो अपनी शिक्षा संस्थान की स्थापना कर सकते हैं, जैसे मदरसा हो गया, है ना, और वैसे लोग मान लीजिए संस्कृत विश्वविद्यालय प्रॉपर, है ना, कहीं तो वो मदरसा, ये सारे चीज़ों की बात जो है कही गई है, यानी शिक्षा संस्थानों की स्थापना आप कर सकते हैं और प्रशासन करने का आपको अधिकार है। यानी कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षिक संस्था चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब बात करते हैं संवैधानिक उपचारों के अधिकार का। आइए, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे कई बार पेपर में क्वेश्चन बन चुका है, तो इसको आप थोड़ा ध्यान से समझें। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। तो क्वेश्चन बनता है कि वह कौन सा अनुच्छेद है जिसको बी.आर. अंबेडकर ने हृदय और आत्मा कहा है, तो आप कहेंगे वह अनुच्छेद 32 है, यानी 32 है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे बनेगा कि वह कौन सा अनुच्छेद है जिसको बी.आर. अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा है, तो आप कहेंगे अनुच्छेद 32, यानी हम यह कह सकते हैं कि हार्ट एंड सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन किस आर्टिकल को कहा जाता है, तो आप कहेंगे 32, ठीक है। इसको आपको दिमाग में रखना है। और इसे मूल अधिकारों का संरक्षक क्यों कहा जाता है, तो मूल अधिकारों का संरक्षक इसलिए कहा जाता है कि आप चाहें तो इसी अनुच्छेद के तहत आप अपने अधिकारों को यानी सुरक्षित रखने के लिए डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। इसीलिए इस यानी आर्टिकल 32 को कहा जाता है कि हृदय और आत्मा हमारे संविधान का है, यानी हमारे संविधान का क्या है, हृदय और आत्मा। किस आर्टिकल को कहा जाता है, तो आप कहेंगे 32 को, एकदम याद हो जाना चाहिए। अब आगे आइए, बात करते हैं आगे। तो आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट व्यक्ति के मूल अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए रिट जारी करता है। दोस्तों वह कौन कौन से रिट हैं, इस बात को आप समझे। इसी यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत ही जो है सुप्रीम कोर्ट व्यक्ति के मूल अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए रिट जारी करता है। तो वह रिट कौन कौन से हैं, पहले इस जान जाइए। टोटल 5 प्रकार के रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट। कौन कौन सा, तो आप पहला कहेंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन, बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसको इंग्लिश में हैबियस कार्पस कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, देखिए इसको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन मैं अभी बता रहा हूं, आप ध्यान से सुन लें। इसका मतलब ये होता है शरीर को प्रस्तुत करना। अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसे अवैध रूप से जेल में रखा गया है, तो वह उसके लिए यानी उस व्यक्ति को जो जेल में रखा गया, अगर अवैध रूप से रखा गया है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, एक आदेश जारी करता है उस अधिकारी को जिसने उसको अवैध रूप से रखा है जेल में, कि वह अधिकारी निश्चित स्थान और समय में उसको वहां पहुंचा दिया जाए, अन्यथा उस अधिकारी के खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई है उस अधिकारी के खिलाफ हो सकती है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। अब अगला है, देखिए पहला तो बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया। अब दूसरा बात करते हैं परमादेश की, कि परमादेश क्या है। जब कोई सरकारी अधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य यानी जिसको हम कहते हैं कि पब्लिक ड्यूटी का निर्वहन नहीं करता है, तब सुप्रीम कोर्ट उस पर रिट जारी कर सकता है। देखिए मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, वो सरकारी नौकरी पे अपना कर रहा है काम। अब हम गए उससे काम करवाने, मान लीजिए वो काम ढंग से नहीं कर रहा है, मैं देख रहा हूं कि नहीं वो खाली है, लेकिन वो काम नहीं करना चाहता और इस तरह से वो परेशान कर रहा है, तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा कि भाई क्या सच में ऐसा है। अगर ऐसा पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो यह
यानी जब कोई सरकारी अधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता है तब सुप्रीम कोर्ट उस पर रिट जारी कर सकता है। परमादेश का मतलब सिर्फ इतना है, आप याद से कर सकते हैं। अगला है अधिकार परीक्षा। इसका पूरा नाम अधिकार परीक्षा लेख भी मिलता है, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, अधिकार परीक्षा आपको याद रखना है। यह रिट तब जारी किया जाता है जब कोई व्यक्ति गैर कानूनी तरीके से कोई सरकारी पद प्राप्त कर लेता है। अब देखते हैं कि इस समय 14 लाख 12 लाख घूस दिए और सरकारी नौकरी पा गए। मान लीजिए अगर हमको सही तरीके से पता है कि वह व्यक्ति इस तरह से यानी अवैध रूप से सरकारी नौकरी का पद ग्रहण किया है तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन जब हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो पहले सुप्रीम कोर्ट इसकी जांच करवाएगा, उसका प्री का पेपर मेंस का सब निकलेगा, उसमें देखा जाएगा क्या सच में ये उपस्थित था नहीं था। सारी बात पता चलने के बाद अगर ऐसा लगा कि वह अवैध रूप से सरकारी पद को प्राप्त किया है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है और उसको पेनाल्टी भी बनना पड़ेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। आइए प्रतिषेध की बात करते हैं। देखिए जो प्रतिषेध है इसकी बात करते हैं। यह आदेश ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना, इसको भी आप याद रखें कि यह जिसको प्रोहिबिशन बोलते हैं ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप ध्यान रख सकते हैं। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट द्वारा निम्न न्यायालय को जारी किया जाता है। देखिए जब हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो हाई कोर्ट उसके लिए निम्न न्यायालय हो जाता है। जब हम जिला न्यायालय की बात करते हैं तो जिला न्यायालय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लिए निम्न न्यायालय हो जाता है। तो जो सुप्रीम कोर्ट है यानी जिसको हम कह रहे हैं कि उच्चतम न्यायालय और हाई कोर्ट जो उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालयों को जारी किया जाता है और यह आदेश दिया जाता है कि इस मामले को यानी इस मामले में अपने यहाँ कार्यवाही न करें क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को, अब देखिए अगर सुप्रीम कोर्ट के लिए तो हाई कोर्ट क्या हो गया, निम्न न्यायालय हो गया। अगर ये कोई केस है इसके अंडर में और सुप्रीम कोर्ट के ऐसा लगा कि नहीं ये हाई कोर्ट का केस नहीं है यानी हाई कोर्ट के अधिकार में नहीं आता है तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, रिट जारी करेगा। वो कहेगा कि भैया ऐसा करो ये तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, ये हमारे पास भेज दो। उसी तरह से अगर जिला न्यायालय का कोई केस नहीं है लेकिन जिला न्यायालय में मान लीजिए चल रहा है, उसके अधिकार क्षेत्र का नहीं है, तो उसके लिए हाई कोर्ट अपने पास मंगा सकता है। तो वही यहाँ लिखा है कि यह आदेश सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा निम्न न्यायालयों को जारी किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि इस मामले में अपने यहाँ कार्यवाही न करें क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। इस बात को ही जो है इसमें डिफाइन किया गया है चौथे पॉइंट में। ठीक है, अब अगला बात करते हैं उत्प्रेक्षण। उत्प्रेक्षण क्या है आप जरा समझें। इसके अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ का मतलब होता है जिनके अधीन चल रहा है, जिनके अधीन चल रहा है मतलब कि मान लीजिए कोई केस हाई कोर्ट के अधीन चल रहा है तो वह अधीनस्थ न्यायालय हो जाएगा उसके लिए। तो वही कह रहा है इसके अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय जहां पर मुकदमा चल रहा है, मैंने बताया ना जहां पर मुकदमा चल रहा है यानी जिनके अधीन चल रहा है उसकी बात हो रही है, चल रहा है, उससे वरिष्ठ न्यायालय उसे आदेश दे सकता है कि उस मुकदमे को तुरंत लंबित करके वरिष्ठ न्यायालय के पास भेजें। देखिए मान लीजिए अगर कभी सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगा कि कोई केस ऐसी है जो वहाँ चल रही हो और वह उसके बस की बात नहीं है तो वह क्या करेगा कि अपने यहाँ उस केस को ट्रांसफ़र करवा सकता है। किसके तहत, तो आप कहेंगे जो पांचवा पॉइंट है उत्प्रेक्षण के तहत। ठीक है, तो ये बात यानी 5 तरह के मैंने बताया था रिट जारी करता है, तो आप ये पांचों रिट आपको याद होना चाहिए। कौन कौन से, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, फिर परमादेश, फिर अधिकार परीक्षा लेख, फिर प्रतिषेध, और फिर इसके बाद आपका उत्प्रेक्षण। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो ये दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें देखिए इसमें आपको याद कौन कौन सा रखना है। आप एक तो पहले आर्टिकल 29 को एकदम ध्यान दें। आर्टिकल 29 क्योंकि कई बार आ चुका है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। ठीक है, और एक आपको रखना है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको BR अम्बेडकर जी ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। इस बात को भी याद रखने हैं। और दोस्तों आपको 25 भी याद रखने हैं। ठीक है, अंतःकरण की धार्मिक रीति रिवाज मनाने और धर्म का प्रचार प्रसार करने
की स्वतंत्रता है, जिसमें मैंने बताया था कि आप स्वतंत्र हैं, अपने किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ठीक है, और ये दोनों तो इंपॉर्टेंट है ही। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है 23 से 24 के बीच में, जो अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में है, ये दोनों आपको याद रखने हैं। बाकी आपको ज़्यादा कुछ परेशान नहीं होने हैं, क्योंकि ये जो है जितने हैं ये भी कभी कभार के पेपर में आते हैं, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं कि कौन कौन सा रिट जारी कर सकता है, कितने प्रकार का। इतना तो देखिए पेपर में ऐसे आया है कितने प्रकार का रिट जारी करने का जो है कि सुप्रीम कोर्ट के पास, मतलब सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार का रिट जारी कर सकता है, तो आप कहेंगे 5 प्रकार का, बस इतना ही है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।